भारत में जश्न का माहौल है। भारत की बेटियां वर्ल्ड चैंपियन हैं। इंडियन वुमेन्स टीम ने वो कारनामा कर दिखाया जो एशिया की कोई दूसरी टीम नहीं कर सकी थी। भारतीय बेटियों की कामयाबी पर फाइनल में हारने वाली साउथ अफ्रीका की टीम ने भी बधाई दी। सेमीफाइनल में हारने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी बधाई दी। लेकिन पाकिस्तान में तो मातम पसरा हुआ है। जिस पाकिस्तान की टीम पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीत पाई, उसे भारतीय टीम के विश्व विजेता बनने में गड़बड़ी नजर आने लगी है। भारतीय वुमेन्स टीम की यादगार सफलता के बाद पाकिस्तान में क्या माहौल है, पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। भारत की महिलाएं चैंपियन, पाकिस्तान में भारी जलन। इंडिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, पाकिस्तानी आवाम बौखलाई। भारत में जीत का जश्न मना, पाकिस्तान में मातम पसरा। इंडियन विन पे क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, साउथ अफ्रीका ने अच्छी क्रिकेट खेली थी और मुझे तो वैसे ये था कि साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियंस जीत गए। भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया। जो एशिया की कोई टीम नहीं कर सकी, वो भारत की बेटियों ने कर दिखाया। फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है। जो कमाल कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने किया था, वही कमाल हरमनप्रीत की टीम ने कर दिया है। भारत की बेटियां अब 50 ओवर क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन हैं। भारत की महिला क्रिकेटरों ने ऐसा जबरदस्त खेल दिखाया है कि पाकिस्तान के लोग भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। भारत की बेटियों ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की थी। दूसरे मैच में भी उन्हें आसान जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद लगातार 3 हार के बाद लगने लगा था कि टीम सेमीफाइनल का सफर भी तय नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया अपने रंग में लौटी। पहले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराया और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को भी मात दी। इंडिया की बेटियां वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो पाकिस्तान की महिला टीम पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत पाई। पूरे टूर्नामेंट में भारत की बेटियां चैंपियन की तरह खेली, तो पाकिस्तान की महिला टीम सिर्फ 1 पॉइंट लेकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर बैठकर जो लोग भारतीय टीम के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने का दावा कर रहे थे, अब उनकी जुबान बंद हो गई है। भारत में शायद ही किसी को पाकिस्तान की विमेन्स टीम के प्लेयरों का नाम याद हो, लेकिन आज हर पाकिस्तान की जुबान पर दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर का नाम याद है। आज पूरे पाकिस्तान में भारतीय बेटियों की जीत की चर्चा हो रही है। भारतीय विमेन्स ने महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दबदबा खत्म कर दिया है। दुनिया को नया चैंपियन मिला है। आज भारत की बेटियां वर्ल्ड चैंपियन हैं और इस कामयाबी को हासिल करने के लिए उन्होंने सालों साल मेहनत की थी, जिसका नतीजा अब सामने आया है। बिहार में पहले फेज के लिए 6 नवंबर को वोटिंग है। सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। पहले चरण के मतदान से पहले योगी आदित्यनाथ ने पप्पू, टप्पू, अप्पू नाम लिया और इन्हें इंडी गठबंधन के 3 बंदर बताया। बिहार में योगी ने कटेंगे तो बटेंगे का नारा भी दिया। योगी के पप्पू, टप्पू, अप्पू वाले बयान के बाद बिहार की सियासत में क्या घमासान मचा है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और
अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो जनता बड़े ध्यान से सुनती है। योगी जब विपक्ष पर अटैक करते हैं तो सबसे ज्यादा तालियां बजती हैं। योगी आदित्यनाथ जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के दावों की पोल खोलते हैं, विपक्ष के नैरेटिव का खुलासा करते हैं तो जनता पर इसका खूब इंपैक्ट पड़ता है। बिहार में एंटी हिंदू नैरेटिव चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है। योगी अपनी हर सभा में लालू यादव की सरकार का दौर याद कराते हैं, जनता को समझाते हैं कि इंडी अलायंस जीता तो बिहार में जंगल राज की वापसी तय है। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहनों और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे, बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। हिंदुत्व योगी आदित्यनाथ की यूएसपी है। दरभंगा में योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि कैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण विपक्षी पार्टियों की वजह से नहीं हो पा रहा था, कैसे कांग्रेस कोर्ट तक राम मंदिर का विरोध करती रही, अयोध्या में कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है, और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आप याद करिए, ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं, भगवान राम और मां जानकी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। ये परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है राम और जानकी, उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हमारी आस्था के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। बहनों और भाइयों, एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट, और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। दरभंगा में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की गलतियों का पिटारा जनता के सामने रख दिया कि कैसे कश्मीर में कभी गैर कश्मीरी का जाना मुश्किल था, हिंदुओं को कश्मीर से विस्थापित कर दिया गया था, कश्मीर में आतंकियों का राज चलता था, और अब कैसे कश्मीर के हालात बदल गए। अब कश्मीर में बिहार ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों के भी लोग जाते हैं। सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि बाहर के लोग कश्मीर में रोजगार भी हासिल कर रहे हैं। श्री हुकुम देव नारायण यादव जी जब मंत्री थे तब नारा लगता था,
जहां हुए शहीद मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर को विवादित किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस ने किया है। और आज कश्मीर को आतंकवाद और उग्रवाद के दंश से मुक्त कराने का काम किया है मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज मैं प्रातःकाल एक अखबार पढ़ रहा था और अखबार पढ़ते पढ़ते मेरी नजर एक समाचार पे पड़ी। वह समाचार था कि एक फिल्म का एक्टर जो कश्मीर का था 27 वर्ष के बाद कश्मीर जा पाया। कौन वे लोग थे जो कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कर दिए थे? ऐसी कौन सी नौबत आई थी कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई? ये कांग्रेस का पाप था। धारा 370 जो कश्मीर में लागू कर दिया गया था कि कश्मीर में बिहार का व्यक्ति नहीं जाके बस सकता, मिथिला का व्यक्ति नहीं बस सकता। ये कांग्रेस ने पाप किया था। परिणाम क्या था? पाकिस्तानी वहां बस रहे थे और शेष हिंदुस्तानियों को कश्मीर खाली करने के लिए कहा जा रहा था। मोदी जी आए, धारा 370 समाप्त हुई। आज कश्मीर में मिथिला का व्यक्ति भी और बिहार का व्यक्ति भी समान रूप से जाकर के बस सकता है। यह अधिकार मोदी जी ने दिया है। बिहार में विपक्ष का एंटी इंडिया नैरेटिव भी ध्वस्त हो गया है। बिहार में एंटी हिंदू नैरेटिव चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में फिर लोगों को याद दिलाया कि कटेंगे तो बटेंगे, एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे। किसी भी ऐसे तत्व को मत घुसने दीजिए जो घुसपैठियों को प्रश्रय दे, अराजकता को जन्म दे, पर्व और त्योहारों में मिथिला की संस्कृति को अपमानित करने का काम करे, पर्व और त्योहारों के पहले दंगा कराने का काम करे। जो विकास में बैरियर है उसको पनपने नहीं देना है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। बिहार में चुनाव में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी की है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। हर प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ को अपने क्षेत्र में बुलाना चाहता है, क्योंकि योगी की सभा मतलब जीत की गारंटी। योगी की सभाओं में जमकर भीड़ उमड़ रही है। योगी की सबसे ज्यादा मांग उन इलाकों में है जिसे आरजेडी का गढ़ माना जाता है। महाराष्ट्र के ठाणे में अवैध अतिक्रमण को ठाणे महानगर पालिका ने बुलडोजर से गिरा दिया। इस दौरान लोगों ने भारी विरोध किया, लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। विरोध कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर ठाणे में ये 15 बुलडोजर की मदद से एक्शन लिया गया। इससे पहले भी यहां पर कई इमारतों में कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन त्योहारों के मद्देनजर यह एक्शन कुछ समय के लिए रोका गया था। अब फिर से यह एक्शन शुरू हो गया है। हमारे साथ समीर भी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर, ठाणे में अवैध अतिक्रमण पर ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है कितनी खत्म हो गई है, क्या किस किस इलाके में चलनी है, इसके बारे में पूरी ओवरऑल डिटेल हम आपसे चाहेंगे। बिल्कुल पिनाज, हम सबसे पहले दृश्य दिखा दें जो इस वक्त कार्रवाई जो है सभी इमारतों पर शुरू हो चुकी। 9 ऐसी इमारतें हैं जिस पर कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। फिलहाल नीचे की जो दुकानें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, तकरीबन 9 दुकानों पर कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही साथ ऊपर के जो फ्लैट्स हैं कुछ, उन पर भी तोड़क कार्रवाई की जा रही है। अंदर ठाणे मनपा के कर्मचारी हैं और वो तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों का भारी विरोध रहा है। लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया कि अगर तोड़क कार्रवाई होती है तो वो बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएंगे, उसके बाद अंजाम होगा उसको भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन पुलिस बल का उपयोग करते हुए और साथ ही ठाणे महानगर पालिका के जो कर्मचारी है, अधिकारी वो मौके पे मौजूद थे,
लोगों को समझाते हुए कई बार बलपूर्वक लोगों को वहाँ से हटाया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया जो विरोध कर रहे थे। उसके बाद मनपा ने अपनी ये कार्रवाई शुरू कर दी। मनपा ने स्पष्ट कर दी है कि जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है, सारे के सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। इसलिए कानून की कार्रवाई के आड़े ना आए, ये बार बार पुलिस प्रशासन यानी पुलिस के अधिकारी और मनपा की ओर से कहा जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं पिनाज कि क्या स्थिति, आगे उनका एक्शन क्या होगा। हमें ये बताइए, आप यहाँ के रहवासी, आपने फ्लैट लिए, इलीगल था या आपको लेते वक्त पता था? मुंब्रा में जो 80% बिल्डिंग है वो ये बेसिस पे बनती है, लैंड ओनर का 7/12 रहता है और बिल्डर्स जो है हमेशा जो भी घर खरीदता है उसको अंधेरे में रखते हैं। वो लोग के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं दी जाती है। वो बोलते हैं कि भाई लैंड हमारा है, फिर हमको पता नहीं चलता कि इनका कोर्ट में डिस्प्यूट चालू है। अभी जैसे कि म्यूनसिपालिटी अभी यहाँ पे कार्रवाई करने आई थी ठाणे महानगर पालिका, तो जो रिट पिटीशन था वो 4051 का रिट पिटीशन था। वो रिट पिटीशन का जो नेक्स्ट हियरिंग है वो होने वाली है 26 नवंबर को। तो बेसिस अभी तक उसकी हियरिंग भी नहीं हुई है। फिर भी ठाणे महानगर पालिका आई, यहाँ पे उन लोग ने हम नोटिसेस लगाए, हमने वो नोटिसेस देखे और हमने हमारा आंदोलन शुरू किया। हमारा आंदोलन ये उच्च न्यायालय के खिलाफ नहीं है, हमारा आंदोलन ये टीएमसी अधिकारी के खिलाफ भी नहीं है। हमारी जो मांग है अभी वो डायरेक्ट स्ट्रेट मांग है, वो जो बिल्डर से, क्योंकि बिल्डर हमको अंधेरे में रखता है, 15 लाख 20 लाख में ऐसे फ्लैट्स बेचते हैं और वो लोग का एक बहुत बड़ा नेक्सस है। जब भी हम बोलते हैं कि हमको एज अ पब्लिक हमको कोर्ट में जाना है तो हमको बहला फुसला के हमेशा से वो लोग रख लेते कि भाई टीएमसी अधिकारी हमारे जेब में है, पुलिस प्रशासन हमारे जेब में। ये तो बिल्डर है जो आप लोग को फंसा के निकल गया, लेकिन नगर निगम जो कार्रवाई कर रहा है उसके आप खिलाफ नहीं है उसके साथ में, क्योंकि नगर निगम अपनी कार्रवाई उसके हिसाब से कर रहा है, क्योंकि इलीगल स्ट्रक्चर सिर्फ मुंब्रा में नहीं है, इलीगल ठाणे महानगर पालिका में टोटल 9 प्रभाग समिति है, जिसके अंदर मुंब्रा भी आता है, कलवा भी आता है, ठाणे भी आता है, दीवा भी आता है। तो हर जगह लेकिन अभी जो एक्शन हो रहा है उसके बाद आप लोगों ने क्या सोचा? आप लोग क्या आगे का एक्शन लेंगे? आप लोग का एक्शन प्लान क्या होगा? आप साथ दे रहे हैं, आप शांतिपूर्ण ढंग से, तो अभी थोड़ा कार्रवाई चल रही है। I want to get back to your first question, what you have asked to me, and my answer will still remain the same. My answer is that we have a 9 प्रभाग समिति in the ठाणे महानगर पालिका, मुंब्रा, कलवा, ठाणा, दीवा। ठीक है, अगर इनके तर्कों में इतना ही दम है तो अदालत का दरवाजा ये खटखटाने की इनके पास पूरा विकल्प मौजूद था। फिलहाल समझ में आता है कि आशियाने जब टूटते हैं तो फिर लोगों का दुख है, दर्द है, उनकी अपनी शिकायतें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून के तहत ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। काशी कॉरिडोर की तरह ही बाराबंकी में भी काम चालू हो गया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर कॉरिडोर बना रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर यह कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के आसपास 127 मकान और दुकानों को हटाया जाएगा। मंदिर के आसपास बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है। जिन लोगों के पास मकान दुकान के कागज हैं उन्हें मुआवजा भी दिया जा रहा है। जिनके पास कागज नहीं है उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर की काफी मान्यता है। ये प्राचीन मंदिर है। पांडव भी यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे और आज शिव भक्त लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं, जिन्हें एक बहुत ही संकरी सड़क से होकर गुजरना पड़ता था और इसीलिए यहाँ पर आस्था रखने वाले लोग कॉरिडोर बनने से काफी खुश हैं। कॉरिडोर बनाने के रास्ते में 127 घर और दुकानें आ रही हैं। इन घरों और दुकानों पर लाल निशान लगाकर इन्हें चिन्हित किया गया है और इनको गिराने का काम शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर पहुंच चुका है। लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर के लिए योगी सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।